नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू जौहर आपका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो आयोडीन पोषक तत्व श्रृंखला का भाग 4 है, मैं आपको आयोडीन से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं के बारे में बताऊंगी। अभी तक के मेरे आयोडीन श्रृंखला के वीडियो से आपको यह तो ज्ञान हो गया है कि हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त इससे पूर्व के वीडियोस में आपको यह भी पता चल गया है कि आयोडीन का क्या महत्व है, उसके हमारे शरीर में क्या कार्य हैं, उसकी दैनिक आहारी आवश्यकता और प्राप्ति के स्रोतों के बारे में भी आपको ज्ञान हो गया है। बच्चों, आज मैं आयोडीन का भाग 4 प्रस्तुत कर रही हूँ और इसमें मैं 2 ऐसे टॉपिक्स कवर करूँगी जो कि आयोडीन के पोषण को कम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में आयोडीन की इम्पोर्टेंस तथा उसके उपयोग को कम कर देते हैं, अथवा आयोडीन की अधिकता से हमारे शरीर पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज का वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले मैं गोइट्रोजेनिक खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगी। इससे पूर्व के वीडियोस में मैंने आपको आयोडीन युक्त भोज्य पदार्थ या वह भोज्य पदार्थ जो आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं उनके बारे में बताया था। इसके विपरीत कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ भी होते हैं जिनको हम गोइट्रोजेनिक खाद्य पदार्थ कहते हैं, क्योंकि वह आयोडीन के शोषण और उसकी उपलब्धता में बाधा उत्पन्न करते हैं। फलस्वरूप शरीर आयोडीन का उपयोग थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए नहीं कर सकता। आयोडीन की इस वीडियो नंबर 4 में इसके अतिरिक्त मैं आपको आयोडीन की अधिकता के प्रभाव के बारे में भी बताऊंगी। बच्चों, आयोडीन की कमी तो हमारे लिए हानिकारक है। उसका प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी प्रकार आयोडीन की अधिकता का भी हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आयोडीन श्रृंखला के भाग 4 में आपको मैं गोइट्रोजेनिक खाद्य पदार्थ और आयोडीन की अधिकता के प्रभाव के बारे में बताऊंगी। बच्चों, ये तो अब आप समझ भी गए होंगे कि हमें भोजन से आयोडीन प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर यह तत्व भोजन से प्राप्त न हो तो हमें नमक या आयोडाइज्ड नमक से इसे प्राप्त करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों के बारे में बताऊंगी जिनका नियमित उपयोग शरीर की आयोडीन का उपयोग करने की क्षमता को प्रतिबंधित करके थायराइड फंक्शन को बाधित करने में सक्षम होता है। इन खाद्य पदार्थों को गोइट्रोजन्स या गोइट्रोजेनिक भोज्य पदार्थ कहते हैं। अतः गोइट्रोजन्स या गोइट्रोजेनिक भोज्य पदार्थ उस प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हैं जिसके द्वारा आयोडीन को प्रमुख थायराइड हार्मोन का निर्माण करने के लिए बाधा होती है और उसे मुक्त करने के लिए भी यह रोकते हैं। यह सभी पदार्थ गोइट्रोजन्स या गोइट्रोजेनिक खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। इनमें से प्रमुख है पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, कसावा, कुछ प्रकार के अनाज जिसमें बाजरा,
इसके अलावा सोयाबीन, सरसों का साग, तिलहन, मूंगफली, शलगम, स्ट्रॉबेरी आदि। इन भोज्य पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन थायराइड की कमी का कारण बन सकता है। हालांकि बच्चों, यह सभी भोज्य पदार्थ बहुत से अन्य पोषक तत्वों में बहुत उच्च होते हैं, इसलिए इन्हें पूर्णतः भोजन से निकाला भी नहीं जा सकता, परंतु इनको सीमित मात्रा में लेना चाहिए। और जो व्यक्ति आयोडीन की कमी से प्रभावित है, उसे इसकी मात्रा आहार में कम कर देनी चाहिए। परंतु शोधों से पता चला है कि ऐसे भोज्य पदार्थों जिनको कि हम गॉइट्रोजन्स कहते हैं या गॉइट्रोजेनिक भोज्य पदार्थ कहते हैं, जब उनको पकाया जाता है, जैसे कि उबाला जाए या ब्लांच किया जाए या सौटे किया जाए, तो उनमें आयोडीन उनका गॉइट्रोजेनिक भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाता है और इसके कारण वह आयोडीन को शरीर के द्वारा उपयोग करने की क्षमता को बाधित नहीं करते। अतः जहाँ तक संभव हो, गॉइट्रोजेनिक भोज्य पदार्थों को पकाकर खाना चाहिए। तो बच्चों, यह भोज्य पदार्थ जो कि गॉइट्रोजन्स की श्रेणी में आते हैं, यह अत्यंत पौष्टिक तत्वों में उच्च होते हुए भी आयोडीन के शरीर में उपयोग को बाधित करते हैं। तो जिनको थायराइड की संभावना है, या कह सकते हैं जिनके शरीर में थायराइड की कमी है, उनको इन भोज्य पदार्थों को सीमित मात्रा में लेना चाहिए तथा सभी को जहाँ तक संभव हो इन भोज्य पदार्थों को पकाकर खाना चाहिए, जिससे कि यह आयोडीन के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। अब मैं आपको शरीर में आयोडीन की अधिकता के प्रभाव के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आयोडीन की कमी जितनी हमारे लिए हानिकारक है, उसकी अधिकता का भी उतना ही दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आयोडीन की अधिकता से थायरॉक्सिन हार्मोन का अत्यधिक स्रावन होने लगता है। थायरॉक्सिन के अत्यधिक स्रावन से एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर हो जाता है, जिसे ग्रेव्स का रोग या ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। GRAVES ग्रेव्स रोग या ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। इस रोग का या ग्रेव्स डिजीज जो कि आयोडीन की अधिकता से हो जाता है, शरीर पर कई लक्षण दिखाई देते हैं। उपापचय दर, जिसको कि हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, काफ़ी तीव्र हो जाती है। फलस्वरूप रोगी को अधिक भूख लगती है, जिससे उसका वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। हृदय गति तीव्र हो जाती है। त्वचा का रंग लाल हो जाता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है और व्यक्ति को पूरे वक्त ऐसे लगता है कि जैसे उसको बुखार है। सर्दियों में उसको अधिक पसीना आता है और गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी लगती है। इसके अतिरिक्त रोगी की मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आता है। वह बेचैन, चिंतित और चिड़चिड़ा हो जाता है। आँखों की पुतलियों में वसा का जमाव हो जाता है, जिससे आँख की पुतलियाँ बड़ी बड़ी होकर बाहर की ओर निकल आती हैं। इस स्थिति को एक्सोप्थैल्मस कहते हैं। इस कारण रोगी का चेहरा विकृत हो जाता है और चेहरे पर आँखें प्रोमिनेंट रूप से दिखाई देती हैं। नाड़ी गति काफ़ी तेज़ हो जाती है। रोगी हाँफने लगता है। स्त्रियों में
मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है और अत्यधिक पीड़ा होती है। इसके अतिरिक्त शरीर से बहुत अधिक मात्रा में मूत्र का निष्कासन होता है, पेट में दर्द रहती है और रोगी को दस्त और उल्टियाँ होती हैं। मुंह में पूरे समय मेटल का या आप कह सकते हैं खनिज का स्वाद आता है तथा मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। तो बच्चों, आयोडीन की कमी की तरह ही उसकी अधिकता भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसा कि आपने स्लाइड में देखा। बच्चों, आयोडीन की वीडियो श्रृंखला के तीसरे भाग में मैंने आपको आयोडीन की ICMR द्वारा भारतीयों के लिए 2020 में प्रस्तावित दैनिक आहारीय आवश्यकता या अनुशंसित आहारीय भत्ता तथा उसको मापने की इकाई जो कि माइक्रोग्राम्स है उसके बारे में बताया। इसके उपरांत मैंने आपको ऐसे भोज्य पदार्थों के बारे में बताया जो गॉइट्रोजन्स की श्रेणी में आते हैं और आयोडीन का शरीर में उपयोग होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके उपरांत मैंने आपको आयोडीन की शरीर में अधिकता होने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी बताया। आशा करती हूँ आयोडीन श्रृंखला के इन तीनों वीडियोस को देखकर आपको आयोडीन के महत्व तथा उससे जुड़े अन्य जो भी पहलू हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा। इसका उपयोग ना सिर्फ आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए बल्कि अपने पोषण स्तर तथा अपने और परिवार के में आयोडीन की कमी न होने के लिए भी उपयोग